हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्कोरर। जैसा कि आप मेरे लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, ग्रीक्स कंट्रीब्यूशन इन ज्योग्राफी हम स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट इज़ रोमन्स कंट्रीब्यूशन इन ज्योग्राफी। तो रोमन्स का सबसे पहला क्या फेमस रहा है, वो एक व्यापारी होते थे। कौन थे वो? ट्रेड्स पे में ज़्यादा बिलीव करते थे और यूनानियों की तुलना में रोमन अधिक क्रियाशील थे, मतलब एक्टिव ज़्यादा थे। उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार, प्रशासक और सैनिक विजय था, जिस कारण सिद्धांतों के स्थान पर प्रयोग पर अधिक कार्य करते थे। ये प्रैक्टिकल करने में ज़्यादा बिलीव करते थे। रोमन होते हुए भी कौन सी भाषा में लिखते थे? यूनानी भाषा में। इन्होंने अपनी लैंग्वेज को नहीं यूज किया, ज़्यादातर इन्होंने कौन सी लैंग्वेज की है? यूनानी लैंग्वेज को यूज़ किया है। तो इसके सबसे पहले ज्योग्राफर जो थे स्ट्रैबो का सबसे पहले पॉइंट आता है, रोमन होते हुए भी यूनानी भाषा में लिखते थे। बेटा ये क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में आ चुका है, प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखें। और नेक्स्ट इज स्ट्रैबो ने ज्योग्राफी का बुक को 17 खंडों में लिखा था। ज्योग्राफी का बुक को 17 खंडों में किसने लिखा था? स्ट्रैबो को। कई बार क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी का बुक कितने खंडों में लिखी गई है? 17 खंडों में। 17 खंडों में कौन सी बुक लिखी गई है? किसने लिखी है? ज्योग्राफी का स्ट्रैबो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी ये पेपर में आपको मिल सकता है। और यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है फ्रेंड्स, जो 17 खंड है इसके, उनमें से जैसे पहले खंड में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, फर्स्ट और सेकंड इन्होंने इरेटास्थीनीज द्वारा दिए गए एशिया के मैप को अपनाया है फर्स्ट खंड में, सेकंड खंड में, और थर्ड खंड में इन्होंने यूरोप का वर्णन किया है। आप एक बार इनको डीपली देख लेना, मैंने रिटर्न में दिया हुआ है। और इस तरह से एक एक खंड का मैंने एक्सप्लेन किया है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इन्होंने रीजन्स का वर्णन किया है। सो इन्हें फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। और इन्होंने आदिवासित पृथ्वी का कॉन्सेप्ट दिया है, हिस्टोरिकल मेमोरी बुक लिखी है। प्लीज़ एक बार ये नोट डाउन कर लें, हिस्टोरिकल मेमोरी बुक किसकी है? स्ट्रैबो की। हिस्टोरिकल मेमोरी बुक किसकी है? स्ट्रैबो की। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है टॉलमी, वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर। प्लीज़ एक बार आप इस पे ध्यान अच्छे से दें। यूनानी रोमन परंपरा का अंतिम भूगोलवेत्ता था। और मैं आप लोगों को ये जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस करवा रही हूँ, सीरीज़ में करवा रही हूँ, प्लीज़ आपको इनको सीरीज़ में ही लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार पेपर में मोस्टली यही आ जाता है कि इनको सीरीज़ सेट करने के लिए दे देते हैं कि इनको आप सेट देखिए कि इनमें से कौन सा सीरीज़ ठीक है। सो आप इनको सीरीज़ में लर्न करें। साइनेटेक्स और अल्मागस्ट अरबी शब्द यूनानी शीर्षक इमेजिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है ग्रेट साइनेथिस या महान संश्लेषण। अल्मागस्ट पुस्तक के 2 भागों में तारागणों की सूची या कैटलॉग ऑफ स्टार्स का संग्रह किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपर में आती है, कैसे भी आए, चाहे मैच इट में आए चाहे डायरेक्ट आए। नेक्स्ट इज जियोसेंट्रिक थ्योरी भी पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में माना। द ज्योग्राफी टॉलमी की दूसरी महत्वपूर्ण रचना है। द ज्योग्राफी किसने लिखी है? टॉलमी ने। और इसे भूगोल की गाइड भी कहा जाता है। भूगोल की गाइड किसने लिखी है? टॉलमी ने लिखी है। टॉलमी द्वारा लिखी गई भूगोल की गाइड का दूसरा नाम क्या है? द ज्योग्राफी। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है घूम फिर के, प्लीज़ आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। सिर्फ रटना नहीं है, हमें उन चीज़ों को लर्न करना है कि भाई कैसे, मतलब वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। टॉलमी के 2 लघु कार्य
द ऑप्टिक्स और द टेट्राबिब्लोस हैं। ये फिलिप ज्योतिष सहित क्रमशः परावर्तन और अपवर्तन से अवगत कराते हैं। द गाइड टू ज्योग्राफी की 8 वॉल्यूम्स प्रकाशित हुई। इसे भूगोल की निर्देशिका भी कहा जाता है। भूगोल की निर्देशिका किसे कहा जाता है? गाइड टू ज्योग्राफी। टॉलमी के पेसिडोनिस के माप को लेकर मानचित्र की रचना कॉनिकल प्रोजेक्शन पर की गई थी। टॉलमी ने कौन से प्रोजेक्शन का यूज किया था? ये पहले पेपर में आ चुका है। तो कौन से प्रोजेक्शन का यूज किया था? कॉनिकल प्रोजेक्शन का। और पेसिडोनियस के माप को लेकर इन्होंने मानचित्र की रचना की थी। इन्होंने कौन से माप को लेकर मानचित्र की रचना की थी? पेसिडोनियस। सबसे पहले जो आज के टाइम पे हमारी बंगाल की खाड़ी है, उसे मानचित्र पर टॉलमी ने ही प्रदर्शित किया था और इसे नाम दिया गया था गंगा की खाड़ी। लेकिन बाद में इसे बदलकर पता चला कि इसका नाम क्या है ओरिजिनल? बंगाल की खाड़ी। और पूर्ण जागरण काल में मानचित्रावली को टॉलमी के प्रभाव से मर्केटर ने कम किया। पहली बार अक्षांश व देशांतरों के आधार पर टॉलमी के द्वारा सबसे पहला मानचित्र बनाया गया था। अक्षांश और देशांतर का यूज करके सबसे पहला मानचित्र किसने बनाया था? टॉलमी ने बनाया था और क्लाइमेटा शब्द का प्रयोग किया था। भूमध्य से आर्कटिक वर्त की ओर सबसे बड़े दिनों को घंटों में बताया था। उसके बाद डार्क एज आया। रोमन किस टाइम पीरियड के बाद डार्क एज आया था? तो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद डार्क एज आया, जिससे यूरोप में अशांति और हलचल के युग की शुरुआत हुई। अंधविश्वास बहुत फैल गया था और जर्मन विद्वान शिमिड ने अंधकार युग को सारांश में व्यक्त किया। डार्क एज का अंतिम भूगोलवेता पोम्पोनियस मेला था। प्लीज आप ये नोट डाउन करके रखें। नेक्स्ट इज अरब्स ज्योग्राफिकल थॉट्स, या फिर हम कह सकते हैं अरब्स का कंट्रीब्यूशन क्या रहा ज्योग्राफी में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो हम बहुत ही 6th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, मानसून शब्द का प्रयोग किसने किया था? अरब वासियों ने किया था। अरब वासियों ने सबसे पहले मानसून की अवधि पर विचार प्रकट किया। अरबी शब्द मौसम से निकला है, जिसका अर्थ है ऋतु। और पहला जलवायु एटलस जो था, इम्पोर्टेंट है, प्लीज आप इसे नोट डाउन करें। जो सबसे पहला जलवायु एटलस था वो किसका था? किताबुल अशकाल ने, और 921 में अल बल्खी ने बनाया। नेक्स्ट इज खलीबा हारून बेतुल हिकमा अकादमी की स्थापना की, और अल मकसीदी ने विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में बांटा था। किसने विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में बांटा था? अल मकसीदी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। सबसे पहले भारतीय जलवायु का वर्णन भी किसने किया था? अल मकसीदी ने किया था। नेक्स्ट इज इब्न हाकल अबू अल मोहम्मद कासिम। इसका शॉर्ट फॉर्म में मोस्टली इब्न हाकल मिलता है हमें। पूरा नाम क्या है? इब्न हाकल अबू अल मोहम्मद कासिम। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, प्लीज आप इसको लर्न करें। ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियलम्स। ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियलम, सूरत अल अर्द, इनकी 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं फ्रेंड्स। प्लीज आप इसे नोट डाउन करके रखें। ये किसकी है? इब्न हाकल की। भिन्न प्रदेशों की कृषि तकनीकी और प्रमुख उपजों का वर्णन करने वाला वह एकमात्र भूगोलवेता, अरब भूगोलवेता था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज अल मसूदी। ओके, अरब का
हेरोडोटस किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल मसूदी को। अरब का हेरोडोटस किसे कहा जाता है? अल मसूदी को। इनकी पुस्तकें जो थी मेन, गोल्डन मेडोज, किताब अल तनभवल इशरफ, किताब अकबर अल जमा 30 जिल्दों में, किताब अल औसत। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। अरब वासियों की जो पुस्तकें हैं पेपर में आती ही आती हैं। और आप लोग देखिए, आप लोगों को कितना अच्छा मतलब मिल रहा है कि एक 5-7 वीडियो में आप थॉट्स का जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट और है पेपर के हिसाब से, कहीं ना कहीं सभी जो पार्ट से कनेक्टेड है वो आपको 7-8 वीडियोस में मिल रहा है। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सिलेबस इजीली मिल सके। नेक्स्ट इज अल बरूनी। अल बरूनी का पूरा नाम अब्बू रेहान मोहम्मद था। 11वीं शताब्दी को अल बरूनी काल कहा जाता है। मोहम्मद गजनी के साथ कौन आया था भारत में? मोहम्मद गजनी के साथ भारत में कौन आया था? अल बरूनी। बहुत इम्पोर्टेंट है, इंडिया को लेके भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं या इंडिया से वो कनेक्टेड, जो मैं आपको अभी बताऊंगी। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के मानसून का अध्ययन किसने किया था? फ्रेंड्स, प्लीज़ बताएं, किसने किया था बंगाल की खाड़ी के मानसून का अध्ययन? अल बरूनी ने भारत का अध्ययन किया और किताब अल हिंद या तारीख अल हिंद पुस्तक लिखी है। किससे रिलेटेड थी? इंडिया से रिलेटेड पुस्तकें थी। उसने संस्कृत के से मूल पंतजलि का अरबी में अनुवाद किया था। भारत और चीन की मूल्यवान सूचनाएं हैं। इस पुस्तक में क्या है? भारत और चीन की मूल्यवान सूचनाएं हैं। और इन्होंने क्या किया था? इसको कन्वर्ट कर दिया था कौन सी लैंग्वेज में? अरबी लैंग्वेज में। भारत में उसने कितनी पुस्तकें लिखी? 27 पुस्तकें लिखी। कितनी पुस्तकें लिखी? 27 पुस्तकें लिखी, जो मानचित्र रचना, भूगणित, जलवायु विज्ञान, प्रत्येक प्रचार और शेष उसकी रचना, सर्वेक्षण, पूछल तारा और उल्का पिंडों के बारे में थी। बहुत इंपॉर्टेंट है अल बरूनी। अल बरूनी का 99.9% क्वेश्चन में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो मतलब आप ये कुछ 15-20 लाइन्स हैं, ये लर्न कर लोगे तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। पॉलीमैथ्स भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है पॉलीमैथ्स? अल बरूनी को। नेक्स्ट इज, इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे कि अल कानून अल मसूदी। ये किससे रिलेटेड है? गणितीय भूगोल से। खनिज एवं बहुमूल्य पत्र, अत्र अल बगिया, तारीखल हिंद, रिसालाह, दिन और रात का वर्णन है इसमें, अल तहदीद, रशीकल अल हिंद, किताब अल सदियन जो किससे रिलेटेड है? औषधि और चिकित्सा से संबंधित है। किताब अल जवाहिर किससे रिलेटेड है? खनिजों से संबंधित है। अल कुनान अल मसूदी, अल्हा अल बगिया, कितल अल जमाखिर। प्लीज़ ये इम्पोर्टेंट्स हैं, प्लीज़ आप इनको नोट डाउन करें। नेक्स्ट इज अल इदरसी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नवीन भूगोल। टोलमी की बुक में सुधार किसने किया था? इनकी रचना क्या है? नवीन भूगोल। और टोलमी की बुक में सुधार करने वाले कौन? अरबी वासी थे, अल इदरसी। टोलमी, इदरसी, आप ऐसे कनेक्ट करके इसको लर्न रख सकते हैं। ई की साउंड आ रही है? टोलमी, ई से स्टार्ट होता है, फिर इदरसी। तो आप ऐसे थोड़ा सा साउंड से इन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। मुझे पता है डायरेक्टली याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, हम कनेक्ट करके इन चीज़ों को ज़्यादा लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं। रोगर्स बुक, अल किताब रुजारी, अल रुवावरी,
चांदी की डाल पर मानचित्र किसने बनाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। और इन्होंने कौन से प्रोजेक्शन का यूज किया था? सबसे पहले इन्होंने बेलनाकार प्रोजेक्शन का, मतलब बेलनाकार जो प्रोजेक्शन है वो किसने शुरुआत की थी? अल इदर्सी ने। नेक्स्ट इज नजातुल मुस्ता, आप इसको देख लेना। इब्न बतूता, अब्दुल्ला मोहम्मद उपनाम इब्न बतूता, इनका ओरिजिनल नाम क्या था? अब्दुल्ला मोहम्मद का उपनाम है क्या? इब्न बतूता। इब्न बतूता को अरब जगत का मार्को पोलो, वेरी इंपॉर्टेंट, अरब जगत का मार्को पोलो, ये जो कनेक्ट किए गए हैं ना कि टोलमी की बुक में सुधार किसने किया? अल इदर्सी ने किया। अरब जगत का मार्को पोलो किसे कहा गया? इब्न बतूता को कहा गया। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हेरोडोटस किसे कहा गया? अरब का हेरोडोटस, अल मसूदी को। मोहम्मद गजनी के टाइम पे कौन भारत आया था? कौन आया था? अल बरूनी। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। और इब्न खलूदन, इनकी पुस्तक है जो राजनीतिक भूगोल की कई संकल्पनाओं को प्रस्तुत करती है और पर्यावरणीय नियतिवाद भूगोलवेता थी, ठीक है। राजनीतिक भूगोल किसके उसमें है? इब्न खलूदन। यहाँ कुछ एंशिएंट इंडियन और चाइनीज जोग्राफर्स की बात की गई है। जो इंडियन जोग्राफिकल थॉट की बात करें तो इसमें क्या है, हमारे जो पुराने पुराण वेद हैं उनमें हमारी एक्सप्लेनेशन मिलती है। भारतीय भौगोलिक अवधारणाओं के प्रधान स्रोत क्या क्या है? हिंदू वेद पुराण, प्राचीन ग्रंथ, इतिहास, मनोविज्ञान, रामायण, महाभारत, बौद्ध ग्रंथ और जैन साहित्य एवं पुराण। प्रादेशिक भूगोल संबंधी सूचनाएं अत्रेय ब्राह्मणन में है। और भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें किया गया था? सूर्य सिद्धांत में किया गया था। भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? सूर्य सिद्धांत में किया गया था। पद्म पुराण में भूगोल, खगोल और ज्योतिष में अंतर स्पष्ट किया गया है। ऋग्वेद में 5 ऋतुएं उल्लेखित हैं, लेकिन रामायण में वाल्मीकि ने 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट इज चाइनीज जोग्राफिकल थॉट्स जो हैं किस किस के हैं? फेंग शू को चीनी भूगोल का पिता माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहले पेपर में आया है। कौन है इसका चीनी भूगोल के पिता? फेंग शू। चीनियों ने भूगोल में 200 से 15 ईस्वी के मध्य महत्वपूर्ण योगदान दिया। चीनियों की आरंभिक प्रामाणिक भौगोलिक कृति यू कुंग द्वारा प्रस्तुत सूचिंग में लिखा अध्याय था। चांग हेंग और पेंग शू मुख्य एक महत्वपूर्ण चीनी खगोल वैज्ञानिक और मानचित्र रचयिता माने जाते हैं। जो चीनी मानचित्र रचयिता किसे माना जाता है? चांग हेंग और पेंग शू को। आप ये थोड़ा लर्न रखना, पेपर में आ सकता है। इन दोनों के रचे मानचित्र कला से चीन में वैज्ञानिक मानचित्र रचना का जन्म मिला, जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेशन सिस्टम पर आधारित है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो चाइनीज मैप्स होते हैं वो कौन से सिस्टम पर मतलब डिपेंड्स हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब इनका जो प्रोजेक्शन है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारी क्लास अच्छी है और आप लोगों को कुछ हेल्प कर रही है एग्ज़ाम्स के लिए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब नई वीडियोस दूं तो आप लोगों को अपडेट मिलती रहे और आप अपने हिसाब से अपनी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मेरे साथ कर सकें। थैंक यू।